सुधवन्द्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिदपवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेगान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवासिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान समझा रहे थे और उन्हीं 5 अस्तिकायों में प्राप्त होने वाली सत्ता यानी अस्तित्व और बहुप्रदेशत्व यानी कायत्व, इन 2 की मुख्यता से ही इस ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी विषय को प्रस्तुत कर रहे थे। जो 2 वस्तुओं से या 2 शब्दों से यह बना था अस्तित्व और कायत्व, ऐसे जो 5 वस्तुओं का समूह था उसको ही पंचास्तिकाय इस नाम से हमने संज्ञा प्रदान की गई थी। अब उन्हीं अस्तित्व के और कायत्व के विषय में कुंद कुंद स्वामी पुनः पृथक भूत हमें विस्तार से समझाने के लिए दूसरे अंतर अधिकार को प्रारंभ करेंगे। पहले महाअधिकार में पहला अंतर अधिकार कल 7 गाथाओं के उपरांत पूर्ण हुआ। अब 8वीं गाथा से पहले ही महाअधिकार में दूसरे अंतर अधिकार के निमित्त से भिन्न भिन्न स्थलों से गाथाओं से हमें आचार्य भगवंत अस्तिकाय और उनके विशेष व्याख्यानों से संबोधित करने वाले। जो यह अस्तित्व था या जिसे हमने सत्ता सत स्वीकार किया था, उसके 5 विशेषण हैं, उसको समझाने का प्रयास गाथा नंबर 8 में आचार्य महाराज करने वाले। भले ही कहने के लिए सत्ता अस्तित्व सत एक है, पर फिर भी कथनचित उसमें भेद भी है, भिन्नता भी है। किन कारणों से
उन सत्ता अस्तित्व आदि में भेद भिन्नता थी, उन सबको बहुत ही मार्मिक तात्विक तरीके से इस गाथा में संक्षेप से लिपिबद्ध कर रहे हैं। जो सत्ता है उस सत्ता की स्वयं के लिए तो 5 विशेषण है ही, पर वे प्रत्येक 5 विशेषण सत्ता के प्रतिपक्ष भूत भी है, क्योंकि यह परम सिद्धांत है। चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक या पारमार्थिक कोई सिद्धांत हो, चाहे आज की कोर्ट कचहरी आदि कोई सरकारी दस्तावेज आदि क्यों ना हो, या हमारे आगम के सिद्धांत भी क्यों ना, प्रतिपक्ष हुए बिना पक्ष की कोई भी कीमत नहीं होती। चाहे राजनीति हो, चाहे कोई अन्य भी कारण स्थान क्यों ना हो, वहाँ पर जितनी कीमत सत्ता की है उससे अधिक कीमत प्रतिसत्ता की, क्योंकि जो सिक्का भी हुआ करता है उस सिक्के की कीमत तभी है जब सिक्के के 2 भिन्न भिन्न पहलू हुआ कर। अगर कोई ऐसा सिक्का बन गया जिसके दोनों तरफ हेड दोनों तरफ टेल हो, तो क्या वह बाजार में चलेगा? नहीं चलेगा। उसे नकली कहा जाएगा या बनावटी कह के दूर कर दिया जाएगा। क्यों? सिक्का एक था पर उसको दोनों पहलुओं की परम आवश्यकता थी। ऐसे चाहे वस्तु हो, कोर्ट हो, राजनीति हो, खेल हो, किसी भी क्षेत्र में जाना, खेल किसके साथ खेलेंगे? स्वयं के साथ। जब तक वहाँ 2 भिन्न भिन्न टीम नहीं है तब तक खेल का मजा नहीं है। जब तक सरकार में भी, शासन में भी जो विरोधी पक्ष नहीं है, तो जो स्वयं से ही अकेला ही पक्ष है वह कभी भी बहुत अच्छे से राजकारण या उन जीवों के भलाई का कार्य नहीं कर सकता। जब तक विरोधी पक्ष बार बार उसे उसकी गलती का एहसास नहीं कराता है, तब तक सत्ता पे बैठा हुआ पक्ष कभी भी निर्णायक कल्याणक काम नहीं कर सकता। मात्र सत्ता की ही नहीं, आप किसी कोर्ट कचहरी में भी जाकर देख लेना, वहाँ आपका पक्ष तभी रखा जाता है जब आपसे लड़ने वाला कोई प्रतिपक्ष सामने हुआ कर। प्रतिपक्ष ही नहीं है तो वहाँ कोर्ट में जाने की या लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा अकेले का ही कोई पक्ष है। ऐसे ही सिद्धांत में, आगम में कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि ये जो वस्तु स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु के साथ जो उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है या अस्तित्व से युक्त जो द्रव्य वस्तु अस्तिकाय है, उन प्रत्येक के साथ प्रतिपक्ष जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि कई लौकिक दृष्टांतों से भी हमने समझा और पुनः आज सिद्धांतों से भी हमें आगे समझना है कि वस्तु का प्रतिपक्ष भूत कहाँ होता है। कहाँ होता है? जो कोर्ट में खड़ा हुआ पंडित जी कोई व्यक्ति है जो अपना पक्ष रख रहा है, उसका प्रतिपक्ष घर में होगा तो काम चलेगा? किसी दूसरे कोर्ट में होगा तो काम चलेगा? दोनों कोर्ट में है ना। वही आमने सामने ही होने चाहिए, तब वह बात कुछ बनती है। ऐसी ही जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक द्रव्य अस्तिका है, उनमें स्वयं की सत्ता, उसके 5 विशेषण तो है ही, पर प्रतिपक्ष को साथ लिए हुए है। अगर हम किसी वस्तु को कुछ कह रहे हैं, माना कि ये वस्तु है, दिख रही है, ये वस्तु दिख रही है, क्या है? माना कि ये वस्तु पेन है, तो ये पेन है, जहां हम कह रहे हैं कि ये पेन है, वहीं पर कागज, वहीं पर यह कागज नहीं है। ये प्रतिपक्ष प्रतिसत्ता हुई। जहां सत्ता होगी वहीं पर भिन्न की अपेक्षा से प्रतिपक्ष रूप प्रतिसत्ता भी मौजूद होगी।
बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। पूरा आज का सिद्धांत 8 नंबर की गाथा का इसी विषय पर टिका हुआ है, सत्ता प्रतिसत्ता। बहुत गहरे तरीके से कुंद स्वामी ने इन विशेषणों को और प्रतिसत्ता को, प्रतिपक्ष को प्रतिपादित कर रहे हैं। जितने भी पक्ष हो गए, पक्ष कब बना? पक्ष कब बना? जब प्रतिपक्ष सामने था तभी तो पक्ष बना। अगर सामने वाला प्रतिपक्ष था ही नहीं, दूसरी बाजू थी ही नहीं, तो पहली बाजू कब कहते? प्रतिपक्ष नहीं है तो पक्ष भी नहीं है। एक सिक्के की बाजू नहीं है तो वह सिक्का ही नहीं है। क्या आधा सिक्का होगा? क्या एक जैसा ही दूसरा होगा? नहीं होगा। प्रतिपक्षभूत होगा, विपरीत बिल्कुल उसके प्रतिभूत ही होगा, समांतर नहीं होगा, अपितु उसके उल्टा ही प्रतिपक्ष होगा। कहाँ? कहाँ? उसी अस्तित्व में, उसी सत्ता में, उसी वस्तु में। इसमें ही पेन है और इसमें ही कागज नहीं है। दृष्टांत समझ में आया? बहुत स्थूल और सामान्य दृष्टांत एक देश होता है। गाथा समझने पर ये दृष्टांत गौण कर जाना, नहीं तो इसको ही पकड़ के बैठोगे तो काम बिगड़ जाएगा। ये समझने के लिए बहुत स्थूल सामान्य दृष्टांत समझा रहा हूँ। ये पेन है तो कागज नहीं है। कहना पड़ा क्या? कहना नहीं पड़ा। कागज नहीं है, पुस्तक नहीं है, और क्या है, माइक नहीं है, टेबल नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर सत्ता कही मतलब प्रतिसत्ता कह दी। कह दिया चंद्रेश जी मनुष्य है। अब कहने की जरूरत है क्या? तिर्यंश नहीं हो, जानवर नहीं है, नारकी नहीं। अरे भाई मनुष्य कह दिया, खत्म। उस सत्ता में स्वयं में ही प्रतिसत्ता भूत प्रतिपक्ष अपने आप निहित हो गया। पर कौन से वस्तु में ऐसा है? कोई मात्र पेन, पेंसिल, व्यक्ति, जीव, मनुष्य, तिर्यंश, इनमें नहीं। जितने में अस्तित्व है उन सब में। किस किस में अस्तित्व है? ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें अस्तित्व का अभाव है। चाहे द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे अस्तिकाय हो, सभी में सभी का सबसे पहला लक्षण ही कहा है सत्ता या अस्तित्व। बिना सत्ता के, बिना अस्तित्व के कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु होती ही नहीं है। मात्र अस्तिकाय में हमने मां अस्तित्व नहीं समझा था। 6 ही द्रव्यों में अस्तित्व है, पर अस्तित्व के साथ कायत्व होने से हमने 5 को अस्तिकाय कहा है। पर अस्तित्व सभी द्रव्यों में है, सभी वस्तुओं में है। चाहे स्वभाव रूप हो, चाहे विभाव रूप हो, अस्तित्व नियत है। ऐसे उस अस्तित्व के, सत्ता के विषय में आज कुंद स्वामी बहुत गहरी और बहुत ही मार्मिक ऐसी गाथा देते हुए समझा रहे हैं। एक ही गाथा में पूरी सत्ता को चंद शब्दों में समेट के रख लिया। इतनी पूरी ब्रह्मांड में हमने समझा था सबका मालिक, ध्यान है चंद्रेश जी, सबका मालिक एक सत्ता की अपेक्षा से उस सत्ता को समझा रहे हैं। बहुत गजब की बात, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। एक एक विशेषण समझने योग्य है। इतनी बड़ी पूरी ब्रह्मांड की सत्ता को मात्र चंद शब्दों में कुंद स्वामी समाविष्ट कर रहे हैं। कितना विस्तार और कितनी ज्ञान की प्रगल्भता होगी कि कोई विषय छूटा नहीं और सब कुछ कह दिया। मात्र एक ही शब्द से उन्होंने बहुत कुछ रहस्य खोल दिए। प्रतिपक्ष, अब कहने की जरूरत ही नहीं है ये मनुष्य है, तिर्यंश नहीं है, नारकी नहीं, देव नहीं। कह दिया मनुष्य है मतलब बाकी सबका निषेध अपने आप हो गया। सत्ता भी, प्रतिसत्ता भी।
बहुत गहरी बात कह रहे। पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर एक एक शब्दों का विस्तार से वर्णन समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 8 कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिका पढ़ते हैं, आपके सामने है। सत्ता सवपयथा सविस्तर हुआ अनंत पचाया, भंगुपाद दुवत्ता सपड़ी पक्वखा हवदी एका। पढ़ो एक साथ। क्या कह दिया? सत्ता। जो सत्ता है किसमें? किसमें? एक 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 नहीं, ये सर्वपयथा सभी पदार्थमयी है। कोई ऐसा पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, तत्व कुछ भी शेष नहीं बचा है जो इस सत्ता के बाहर हो। नहीं है कोई ऐसा पदार्थ शेष ही नहीं है कि जिसमें अस्तित्व नाम की वस्तु या सत्ता हो ही नहीं। कौन सी सत्ता? किसी पक्ष, कांग्रेस, भाजपा आदि की सत्ता, उसकी बात नहीं चल रही है। अस्तित्व, सतरूप, होनापना। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में है क्या? आप सभी हो क्या? आप सभी है। कहाँ पे है? चंद्रेश जी आप पंडित जी में हो, पंडित जी आप चंद्रेश जी में हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है, किंचित भी नहीं है, पर फिर भी है। पहला विशेषण सर्व पदार्थमयी, सर्वपयथा इक्का। सर्व पदार्थों में है पर फिर भी एक ही है, एक ही है, एक ही है। सभी की सत्ता। आगे करेंगे टीका में, उसका बहुत खुलासा किया अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन स्वामी ने, तब और विस्तार से समझेंगे। पहले गाथा के शब्दार्थ को समझने का प्रयास करते। ये शब्द सत्ता कैसी है? सत्ता सर्वपयथा, पयथा यानी पदार्थ, सभी पदार्थों में यह सत्ता है, थी और रहेगी। त्रैकालिक यह सत्ता सविश्वरूपा, सविश्वरूपा, यह विश्व रूप है। कैसी? महासत्ता समझा था, आगे समझेंगे हम। महासत्ता, अवंतर सत्ता सब विस्तार से कहा है। जब अब माँ वास्तव में, अब हमने जो 7 गाथाओं में भूमिका समझी थी उसको लगाने का प्रैक्टिकल का समय शुरू हुआ। जो जो विषय हमने समझे थे अस्तित्व में, महासत्ता, सत, उत्पाद व आदि, उन सबको यहाँ पर लगाकर समझने का विषय प्रारंभ हुआ। दूसरा शब्द कहा स विश्व रूपा, यानी ब्रह्मांड के रूप में है। स विश्व, सबका एक ही सत्ता का मालिक एक है, महासत्ता। भले ही महासत्ता कहो नहीं कहो, पर सत्ता एक है, मतलब वो महासत्ता ही है। ये निर्णय हमें करना होगा। समझ में आया? अस्तित्व को कह दिया सत्ता, फिर सविश्व रूपा, सह विश्वरूप है, सर्वपयथा, सभी पदार्थमयी है। चौथा अनंत पज्जाया, चौथा अनंत पर्यायों से युक्त है। एक एक माँ याद आ रहा है क्या पिछली बातों की, गाथाओं का दृष्टांत हमें? अगर पिछली बात याद नहीं आ रही है तो ये पढ़ने का कोई सार निकलने वाला नहीं है। हमने पढ़ा था अस्तित्व और कायत्व दोनों भी गुण पर्यायात्मक है। पढ़ा था एक अन्वयी विशेष है और एक व्यतिरेकी विशेष है। जो पर्याय है वह व्यतिरेकी विशेष है। ऐसी अनंत पज्जाया, पिछली गाथा में अनेक कहा था
उसको अभी अनेक पर्याय रूप बता रहे हैं। चौथा विशेषण हुआ फिर भंगुपाद धुवत्ता, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। कैसा है? भंग, उत्पाद, धुवत्ता। भंग यानी व्यय, उत्पाद यानी उत्पाद, और धुवत्ता यानी ध्रुवता से, ध्रुवत्व से युक्त है। एक एक विशेषण समझना। अस्तित्व कैसा है? सत रूप है, सत्ता रूप है। वह सत्ता किस किस में है? सर्वपदा, सभी पदार्थमयी है। फिर कैसी है? सब विश्व रूपा है, अनंत पर्याय रूप है, उत्पाद, वै, द्रव्य से युक्त है, और हवदी इक्का। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह एक 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 अपने में है। हम सब भले ही कहने के लिए महासत्ता से एक है, पर फिर भी महासत्ता के अलावा भी अपनी अपनी पर्यायों की अपेक्षा से एक एक ही है। समझ में आया चंद्रेश जी? आप एक हो, मैं एक हूं, और हम सब भी एक है। अंतर समझना। आप एक हो अकेले अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से, मैं और आप सभी एक है महासत्ता की अपेक्षा से एक है, और आप एक एक अकेले भी है अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से। कथनचित कथन का भेद से हमें वास्तविकता को पहचानना है। समझ में आया? अब इन सब को कह रहे हैं सपरिपक्खा हवदी। ये जितने जितने हैं वह अपने अपने प्रतिपक्ष के साथ है। मतलब मैं एक कह रहा हूं तो अनेक सत्ता भी है। अगर मैं विश्वरूप कह रहा हूं तो एक रूप भी है। समझना, प्रतिपक्ष और पक्ष। जैसे उमा स्वामी महाराज ने कई स्थानों पर सेतराणी कहा। क्या? उमा स्वामी महाराज तत्वाद सूत्र में सेतराणी, स इतराणी, इसके साथ इतर भी है, इसके विपरीत भी है। योनियों का आदि का व्याख्यान करते हुए कहा सेतराणी, अन्य भी है, इससे विपरीत भी है, इससे अन्य है, उसी को सपरिवक्खा इन शब्दों से कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। प्रत्येक की, क्योंकि समझना आचार्य भगवंत अनेकांत के अभाव में अन्य कोई व्याख्या नहीं करते। उनकी परिपूर्ण व्याख्या प्रत्येक समय में पंडित जी अनेकांत से ही युक्त होती है। आज का जीव नहीं समझ पा रहा है, नहीं मान पा रहा है, भिन्न विषय है, पर उस प्रत्येक व्याख्यान में आचार्य भगवंत मात्र कुंद कुंद स्वामी ही नहीं, अपितु लगभग सभी आचार्य भगवंत जो भगवान की वाणी का प्रतिपादन करते हैं, वे सभी आचार्य अनेकांत को लेकर ही व्याख्यान करते हैं। पर समस्या हमारे साथ ये फंसी है कि हमने अनेकांत को अनेकांत से जाना नहीं है, इसलिए अनेकांत में भी एकांत लेके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात समंतवद स्वामी ने कह दी। भगवान स्वयंभू स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए अनेकांतोपि नेकांता प्रमाणा नय साधना, प्रमाण नय के माध्यम से अनेकांत को भी अनेकांत से समझो। अनेकांत में अगर एकांत लगा के बैठ जाओगे तो उभयाभासी हो जाओगे। अनेकांत भी अनेकांत से स्वीकार करना होगा। अनेकांत को तो मानते हैं पर अपेक्षाओं को नहीं मानते हैं तो काम बनने वाला नहीं है। अनेकांतों भी अनेकता, अनेकांत भी अनेकांतमयी है। इसलिए एक शब्द ने कितनी बातें कह दी? एक ही शब्द कह दिया प्रतिपक्ष सहित। उस प्रतिपक्ष सहित के साथ स विश्वरूपा, स सर्वपयथा, अनंत पज्जाया, इसके प्रतिपक्ष जोड़ लो। अनंत पर्याय रूप है तो एक पर्याय रूप भी है, एक है तो अनेक भी है, विश्वरूप है तो आत्मरूप भी है। विश्वरूप सत्ता है ना, तो मेरी आत्मरूप भी सत्ता है। जैसे हमने उस
प्रदेश के विषय में भी समझा था, याद है पिछली गाथा में, एक जीव का प्रदेश मात्र स्वदेह प्रमाण भी है और 3 लोक प्रमाण भी है, नए की अपेक्षा से समझा था। ऐसे ही जो सत्ता, जो व्याख्यान है, प्रत्येक की व्याख्या का कोई ना कोई प्रतिपक्ष है, मात्र व्याख्या का नहीं अपितु वस्तु का भी, द्रव्य का भी विश्वरूप है। अवान्तर सत्ता में आएगा, भले ही वह विश्वरूप मानो नहीं मानो, विश्वरूप तो है, और जो विश्वरूप है वह आत्मरूप है ही, क्योंकि आत्मरूप के बिना विश्वरूप नहीं है। विशेष से सामान्य और सामान्य से विशेष है। निर्विशेष में सामान्यम भवेत खर विषाणवत। गधे के सिंह कितने हैं ललितपुर में? गधे नहीं है, सिंह नहीं है, गधे है, सींग है, पर गधे के सींग जैसे नहीं होते, ऐसे अवान्तर सत्ता से रहित महासत्ता और महासत्ता से रहित अवान्तर सत्ता, सामान्य से रहित विशेष, विशेष से रहित सामान्य नहीं होता। कहने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कह दिया आप सामान्य से जीव द्रव्य हो। जब मैं कह रहा हूं सामान्य से जीव द्रव्य हो, मतलब विशेष से आप मनुष्य, स्त्री, पुरुष कुछ हो, ये उसमें अंतर्भूत हो गया। पंडित जी, समस्या जीवों के साथ यही फंसी है कि कथन को मात्र समझ रहे हैं, पर कथन के साथ जो अभिप्राय उसके साथ गर्भित है वह जीव भूल जाते हैं। इसलिए जयसेन स्वामी ने पहली दूसरी गाथा की टीका में ही समझाया था, मात्र मैं अभी कह जरूर रहा हूं, विवक्षा अविवक्षा याद आ गया? हाँ महाराज जी, ऐसे याद करोगे। कहा था जयसेन स्वामी ने, अभी मात्र मैं दूसरी तीसरी गाथा में कह जरूर रहा हूं, पर यह विषय सभी में लगाना है। विवक्षा अविवक्षा मुख्य गौण सभी को मैं भीतर रखते हुए ही व्याख्यान कर रहा हूं, मुझे शब्दों में मत पकड़ना। जयसेन स्वामी भी ज्ञानी थे, उनने पहले ही कह दिया शब्दों में मत पकड़ना। आपने तो मात्र इतना ही लिखा, उसलिए पहले ही उनने कह दिया नहीं, मैं मात्र विवक्षित ही कहूँगा, ऐसा नहीं है, अविवक्षित उसमें गर्भित है, ये अनेकांत का द्योतक है, ये आप संदर्भित कर लेना। इसलिए सविश्वरूपा के साथ साथ एक रूप भी है, सपरिपक्खा हवदी। ये सब कुछ जितने कहे हैं सभी प्रतिपक्ष के साथ है। समझ में आया? सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से एक सर्व पदार्थों में स्थित सविश्वरूप अनंत पर्यायों से युक्त, और उस अनंत पर्यायों के साथ वह सप्रतिपक्ष यानी प्रतिपक्ष के साथ साथ होती है। समझ में आया? उतने में ही हम मात्र शब्दों का माँ भी कुछ भी नहीं समझा, मात्र शब्द जैसे के वैसे उसको हिंदी में भाषांतरित करके समझा है। उसे विस्तार से जो अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं उसको भी हमें टीका में पढ़ना है। पढ़ते हैं समय व्याख्या को। गाथा समझ में आई? सत्ता यानी अस्तित्व के विशेषण, और वे प्रत्येक विशेषण प्रतिपक्ष के साथ होते हैं, यह गाथा में संक्षेप में कह दिया। तब एक एक विशेषण का और प्रतिपक्ष शब्द का विस्तार जो आचार्य महाराज यहाँ करने वाले हैं, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी, उसे समझने का प्रयास कर, क्योंकि वही विषय मैं पुनः समझाऊंगा, पुनः टीका में लगेंगे, तो टीका से ही पढ़ते पढ़ते विस्तार समझने का प्रयास हम सभी करते हैं। हाँ हाँ, वही समझाना चाहते हैं। अगर आप में सत्ता है तो पंडित जी आप में असत्ता भी है। पुनः समझना, इसमें पेन की सत्ता है
तो कागज पुस्तक इसकी असत्ता भी है, इसी में है। वही कह रहा था, जो कोर्ट में लड़ने वाले पक्ष प्रतिपक्ष है, एक पक्ष वाला बम्बई की कोर्ट में है और जाके दूसरा दिल्ली के कोर्ट में। हम तो कोर्ट पहुंच गए ना, अब दो निकाल। अरे भाई, सामने एक स्थान पे पक्ष प्रतिपक्ष होता है, अलग अलग होगा तो निकाल कैसे आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। वो दिल्ली पहुंच गया, ये बम्बई आ गया। अब बोलो भाई, ऐसा होता ही नहीं है। जहां सत्ता वही प्रतिसत्ता, जहां पक्ष वही प्रतिपक्ष, तो ही निर्णय है। ऐसी ही प्रत्येक वस्तु में जहां सत्ता है वही प्रतिसत्ता होगी, तो ही वह तत्व का निर्णय संभव है। अथवा गधे के सींग, अथवा गधे के सींग कितने? 2 की 1? एक भी नहीं। सत्ता है तो प्रतिसत्ता है, प्रतिसत्ता नहीं है तो सत्ता भी नहीं है। इसी को विस्तार से समझा रहे हैं। पढ़ते हैं अपन आचार्य अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या टीका को। देखो गाथा नंबर 8, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। अत्र अस्तित्व स्वरूपम उक्तम, अस्तित्वम ही सत्ता नाम सतो भावः सत्वम, न सर्वथा नित्यतया सर्वथा क्षणिकतया वा विद्यमान मात्रम वस्तु। जब भी कहेंगे पंडित जी, पुनः कह रहा हूँ, किंचित भी कुंद कुंद स्वामी हो, अमृतचंद स्वामी हो, कोई आचार्य हो, उन्होंने कहीं भी गलती की ही नहीं है। हमारी सोच की, हमारी दृष्टि की कमी है कि हम उनके अभिप्राय को समझ नहीं पा रहे। साफ कह देते हैं व्यक्ति, उसमें उन्होंने ऐसा लिख दिया, अरे तू क्यों नहीं समझ पा रहा है? उनने तो सब कुछ व्यवस्थित लिखा है, तू समझ नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? अस्तित्व स्वरूपम उक्तम। अब यहाँ पर अस्तित्व का स्वरूप कहा है? अस्तित्व स्वरूपम उक्तम। अत्र यानी यहाँ अस्तित्व के स्वरूप को कहते हैं। कैसा है? अस्तित्वम ही सत्ता नाम सतो भवः सत्वम। कैसा है? ये अस्तित्व मतलब ही अस्तित्व अर्थात सत्ता। सत्ता मतलब सत्ता का ही नाम सत। सत का जो भाव है वही सत्ता है, वही सत्व है। बहुत कितना गहरा चिंतन करके अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं। तत्व किसे कहा माँ? तत्व किसे कहा सतीश भाई? तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम। उसका जो भाव है उसको तत्व कहा। जीव तो द्रव्य था ना, वो जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या? जीव के भाव सहित जो है उसे तत्व कहा और सामान्य रूप से द्रव्य कहा। ऐसे ही वह जो सत है, उस सत का भाव जो है वह सत्व है। हमने अस्तित्व और अस्ति दो बातें समझी थी क्या? अस्ति अस्तित्व नहीं आ रहा समझ में। मनुष्य और मनुष्यत्व नहीं आया समझ में। मनुष्य तो बन गए पर मनुष्यत्व नहीं है, इंसान है पर इंसानियत नहीं है। त्व प्रत्यय व्याकरण में भाववाच्य होता है। त्व प्रत्यय भाववाच्य होता है। जैसे तत्व, तस तत्व, तस्य भावस तत्वम। त्व प्रत्यय लग गया, उसका जो भाव है, जीव का भाव रूप जीव तत्व हो गया। सत का जो भाव है वह सत्व हो गया। क्या कह रहे हैं? सत्ता नाम सतो भावः सत्वम। जो सत्ता नामक सत है, सत्ता नामक जो सत है उसका भाव ही सत्व है और वही अस्तित्व है। चाहे अस्तित्व कह दो, सत कह दो, सत्ता कह दो, सत्व कह दो, बात समांतर ही है। समझ में आया? सत सत सत। नींबू का सत, भोजन का जल्दी समझ में आया इसलिए पूछ रहा हूं। नींबू का सत नहीं देखा?
बाजार से नहीं खरीदा। नींबू का निचोड़ निचोड़ कर जो रस सुखाकर पुनः उसकी जो वह सॉलिड फॉर्म में उसे डगला बनाया, कुछ क्रिस्टल में प्राप्त किया, वह उस नींबू का सत्व था। पहले नींबू, फिर रस, फिर सार, फिर उसमें सत्व, फिर सत्व। ये सत्व की व्याख्या चल रही है। सत्व, जो सत का होने पने का भाव है वही सत्व है ये अस्ति है, ये सत है मतलब अस्ति है मतलब सत, और उस सत का अस्ति का जो भाव है अस्तित्व और सत्व। मनुष्य मनुष्यत्व, जैन जैनत्व। जैन तो है पर जैन के भाव, जैन के गुण ही नहीं है। किस बात का जैनत्व? मनुष्य मनुष्यत्व, ऐसे ही सत और सत्व। सत का भाव, सत का अर्थ होना है, सत का अर्थ होना है, पर होने के साथ होनापना भी तो होना है। होना ठीक, पर होने के साथ होनापना भी तो होना चाहिए। होने पने के साथ होना नहीं है या होने के साथ होने पना नहीं है, तो होना और होने पना क्या बचा? नहीं आया समझ में? इंसान होने से इंसानियत होगी जरूरी नहीं है। मनुष्य बनने से मनुष्यत्व हो जरूरी नहीं है। मनुष्य हो पर मनुष्यत्व नहीं हो तो क्या मतलब? होना और होनापना, इसमें बहुत अंतर है। आप हो पर आप में होनापना है कि नहीं? यत्व, सत और सत्व मात्र कथन भिन्न है। जो सत है उसको ही भाव वाच्य कहते हुए सत्व कहा। 3 प्रकार के वाच्य कहे व्याकरण में। पढ़ा क्या? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। हमारा जैसा अंगूठा छाप बता रहे माताओं, आपने तो कितना सारा पढ़ा। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। जब जब भाववाच्य होगा तब वह त्व प्रत्यय से कहा जाएगा। हाँ, जीव का जीवत्व, भव्यों का भव्यत्व, ये भाववाच्य करके उसे भावत पारिणामिक भावों में जोड़कर भाववाच्य कर दिया। ये त्व प्रत्यय ऐसे ही जो जो अस्ति है, सत है, अस्ति का होनापना, सत का होनापना, ये अस्तित्व है, सत्व है। नींबू में कभी निचोड़ने के बाद मीठा रस निकला? आपके ललितपुर में तो बहुत मीठे बोलते हैं लोग चंद्रे जी, तो मीठा सत्व निकलना चाहिए ना। हंस रहे हो आप? मीठे नहीं बोलते आप लोग? कितनी मीठी बोलते। करे भिन्न विषय है कि जो करना है करेंगे, पर बोलने तो मीठा ही है। कभी ऐसे ही नींबू को निचोड़ने पर मीठा रस निकला? मीठा रस निकला? नहीं निकला। तो उस नींबू का सत कैसा है? नींबू का सत कैसा है? खट्टा, और उसका सत्व वो और खट्टा। सामान्य एक नींबू की बूंद चखना, वही सुखा के चखाना, और उसका जो सत्व आता है उसको चखना, उसको तुम सीधे मुख पे नहीं रख सकते। क्यों? वो पूरा उसका जो सार था वो उतने से सत्व में आया था, पूरा खट्टापन उसमें भर गया था। ऐसे पूरे भाव को निचोड़कर जहां रखा जाएगा वह सत का भाव सत्व है। नींबू का भाव, नींबू का भाव नहीं, अंदर का स्वभाव, खट्टापन जो उसका भाव है वही। वहां तो नींबू नहीं था। जो आप सत्व खरीद के लाए थे वहां तो कोई नींबू था नहीं, पर खट्टापन था कि नहीं? और उस खट्टेपन से ही उसको नींबू का सत्व कहा। समझ में आया?
नींबू भिन्न था, सत्व भिन्न था, पर नींबू के खटाई का भाव ही, नींबू की खटाई का भाव ही उस पदार्थ में सत्ता रूप था, सतरूप था। उस भाव की सत्ता को ही सत्व कहा। भोजन के दृष्टांतों से और खटाई, मिर्च, आटा वगैरह से जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के साथ जो सत का सद्भाव है, सत का भाव है, उसको ही सत्व कहा। और वही सत्ता है। वही क्या है? सत्ता है, वही अस्तित्व है। और उस अस्तित्व, सत्ता, सत का भाव को ही आचार्य भगवंत सत्व कह रहे हैं। सत्व, त्व के साथ, स यानी सहित, त्व यानी भाव, भाव के सहित जो है वह सत्व है। त्व उसके भाव के साथ जो है, उसी के भाव के साथ जो है वह तस्य भावस्तत्वम। चिंतन करने के लिए पंडित जी बहुत सारे विषय है, पर हमें चिंता से फुर्सत हो तो चिंतन करें इन विषयों पे। हम बाकी सबके चिंतन, सबसे कौन सी है? अस्तित्व। हाँ, अच्छा, अस्तित्व की मैं सुन नहीं पाया। अस्तित्व को ही ना समझने के पीछे तो लड़ाई चल रही है संतोष जी। अस्तित्व कोई किसी का नहीं मिटा सकता। जो लड़ाई वर्तमान में युद्ध चल रहा है, मेरा अस्तित्व खतरे में, भाई साहब आपका अस्तित्व भगवान नहीं मिटा सकता। मैं कौन होता हूं? ऐसे जीव, चाहे त्यागी, व्रती, श्रावक, नेता, महानेता, जो कुछ भी है, आज जितनी भी लड़ाई चल रही है, चाहे तत्व की हो, चाहे बाहर कहीं की हो, मात्र अस्तित्व की लड़ाई है। पर जीव भूल चुका है, कोई परमात्मा भी ऊपर से नीचे आएगा तो किसी का अस्तित्व मिटा नहीं सकता। सबका अस्तित्व त्रैकालिक है क्या? सबका अस्तित्व त्रैकालिक है। चंद्रेश जी, आपका भी अस्तित्व त्रैकालिक है, था और रहेगा। कौन मिटा सका? महावीर स्वामी निर्वाण चले गए क्या? कुछ ही दिन पहले हमने निर्वाणोत्सव मना लिया, पर उनका अस्तित्व नष्ट हुआ? नहीं हुआ। आदिनाथ तो बहुत पहले हुए, उनका हुआ? नहीं हुआ। फिर सुप्रभ सागर क्यों लड़ रहे हैं? मेरा अस्तित्व खतरे में है। सुप्रभ सागर को भी समझना चाहिए कि जब महावीर स्वामी का अस्तित्व कोई नष्ट नहीं कर पाया, तो क्यों अस्तित्व को बचाने के पीछे अपने अस्तित्व को लुटा रहा है? पंडित जी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों वर्तमान के अस्तित्व को लुटा रहा है? जो अनमोल क्षण मिले थे रत्नत्रय की आराधना के तत्वों के चिंतन करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के पीछे दूसरों के अस्तित्व को मिटाने चला है। ना उसका मिटा पाओगे, ना अपना संभाल पाओगे। वो तो अस्तित्व था, है, रहेगा, क्योंकि भाव कभी मिटता नहीं है। चाहे नींबू हो, चाहे उसका रस हो, चाहे उसका सत्व हो, खटाई खटाई खटाई, तीनों में भाव रूप थी। मिटा अस्तित्व? नहीं मिटा। मत अस्तित्व को बचाने का प्रयास करो, मत अस्तित्व के लिए लड़ते रहो। अस्तित्व मिटने वाला है ही नहीं। आप कभी जीव द्रव्य के अस्तित्व से च्युत होगे? बोलो संतोष पंडित जी, कभी आप अपने जो जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन रूप अस्तित्व है उससे च्युत हो पाओगे? कोई दुनिया की ताकत है आपको जीव के अस्तित्व से, जीव की सत्ता से दूर करने वाली? कोई नहीं है। चाहे विभाव परिणति हो, ज्ञान दर्शन हटा, भले ही विभाव परिणति हो, पर मां ज्ञान दर्शन कभी छोड़ पाए? ज्ञान दर्शन का हमने विभाव रूप उपयोग किया, इसलिए हम विभाव परिणति में जी रहे हैं। पर विभाव की भी सत्ता है कि नहीं?
विभाव की भी सत्ता है और विभाव की सत्ता भी उसी में होती है जिसकी सत्ता होती है। कभी आपने गधे के सींग में विभाव देखा? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसमें विभाव कैसा? और किसी का विभाव है, ये किंचित ये भी मत कहना हम तो विभाव में हैं, हम तो दुखी, हम तो परेशान हैं। आप विभाव में हो, दुखी हो, परेशान हो, इसका अर्थ ही ये है कि तुम हो। कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हो मैं दुखी हूं। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने स्वीकार कर लिया ना कि मैं दुखी हूं, मेरा निर्णय हो गया कि तुम हो। विभाव में हो पर हो कि नहीं हो, ये सत्ता है। अज्ञान दशा में ही नहीं पंडित जी, हमने ज्ञान दशा में भी अपनी सत्ता को और दूसरे की सत्ता को मिटाने का प्रयास किया। अज्ञान दशा में तो किया ही किया, वो तो सत्य है ही, पर ज्ञान होने के बाद भी हम अपने आप को मिटाने के पीछे पड़े हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव वर्तमान में हैं, पंडित जी कहते हम अज्ञानी हैं। कह दिया आप तो ज्ञानी हो, अब लड़ने खड़े मैं कैसा ज्ञानी, मैं अज्ञानी हूं। अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे अज्ञानी सिद्ध करने के लिए। काहे के अज्ञानी? परम सत्य है। कह दिया चंद्रेश जी आप तो ज्ञानी हो, खड़े हो गए मैं कैसा ज्ञानी, ज्ञानी तो वो है, ज्ञानी तो आप है, ज्ञानी तो अरे अज्ञानी ज्ञानी, अरे अज्ञानी ज्ञानी ज्ञान का ज्ञान में सदुपयोग कर, ज्ञान का सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है अज्ञानी सिद्ध करने के लिए। ज्ञानी बन जाता तो अज्ञानी सिद्ध करने की जरूरत क्यों होती? क्या करे, शक्ति भी है सतीश भाई और अभिव्यक्ति भी है, पर तू पहचान नहीं पा रहा है अपनी ज्ञान की शक्ति को और अभिव्यक्ति को। शक्ति तो साक्षात केवल ज्ञान की तेरे पास है, श्रुत ज्ञान की अभिव्यक्ति को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? पक्का मानना तुम अपने जिंदगी में मात्र अपने श्रुत ज्ञान के क्षम का 10% भी प्रयोग नहीं कर रहे। आप, मैंने सुना टीचर है, बुरा नहीं मानना, पर मैंने सुना आप टीचर है, तो आप क्या प्रिंसिपल आदि स्टेज पे नहीं पहुंच सकते थे क्या? और कॉलेज के प्रोफेसर, डीन आदि किसी यूनिवर्सिटी के नहीं बन सकते थे क्या? पर आपके पास डीन बनने की भी शक्ति थी, पर आपने पहचान नहीं की। क्या आज नहीं बन सकते? आज भी पुरुषार्थ कर लेंगे तो वहां तक पहुंचने की शक्ति आज भी मौजूद है। कोई केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही, वो तो है ही, पर श्रुत ज्ञान की भी चरम सीमा प्राप्त करने की शक्ति मेरे पास है। अंतर इतना है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, और ना पहचानने के पीछे ज्ञानी बनकर अज्ञानी की सिद्धि कर रहा है। अस्तित्व होने पर भी मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए तड़प रहा है। किसी के नाम के भी अस्तित्व नहीं मिटता और किसी जीव द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं मिटता। इसलिए चिंता नहीं करना संतोष पंडित जी, मैं चला जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा करने लग गया तो मेरी पंडिताई कम हो जाएगी। कोई किसी की ना पंडिताई कम हुई, ना किसी का ज्ञान दर्शन रूप अस्तित्व कम हुआ। ये व्यर्थ का हमारा अहंकार भाव है जो मुझे अस्तित्व के प्रति समझाने का या जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। किसका अस्तित्व मिटा? जो नरक में तड़पने वाले, नरक में बैठे हुए भावी तीर्थंकर, उनका अस्तित्व नष्ट हुआ। सिद्धशिला में बैठे हुए तीर्थंकरों का हुआ? नहीं हुआ। मात्र अंतर इतना हुआ, विभाव अस्तित्व से स्वभाव अस्तित्व में पहुंचे, पर अस्तित्व नहीं बदला। नहीं बदला। जो ज्ञान दर्शन रूप तेरा अस्तित्व था वही है और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि अस्तित्व सत्व यानी उसका भाव है। वस्तु से भाव को भिन्न नहीं किया जा सकता। वस्तु से उसके भाव को
भिन्न किया ही नहीं जा सकता। कभी नींबू ललितपुर में मीठा संतोष पंडित जी हुआ? आप तो पता नहीं भारत में कहाँ कहाँ घूमा, कहीं तो आपको मीठा नींबू मिला होगा। क्यों? नींबू मीठा नहीं होता? नींबू मीठा नहीं होता महाराज जी। नींबू मीठा हो जाएगा तो नींबू थोड़ी बचेगा। अगर मीठा हो ही जाएगा तो नींबू कहां से बचा? भाव नहीं बदलता। समझ में आया अंतर? नींबू नहीं कहलाएगा। मीठी पदार्थ, मीठी संतरे, मीठी मौसम्बी फिर भी मिलेगी, पर वो नींबू नहीं है, संतरा मौसम्बी होगी। समझ में आया? तस्य भावस तत्वम, सत का, उसका भाव ही तत्व है और सत का भाव ही सत्व है। समय हो गया है, एक पंक्ति नहीं पढ़ पाए, क्या करे। मैं तो सोच रहा था आज आधी टीका पूरी कर लूंगा। कब होगी? कैसे होगी? ऐसे करने में तो महीनों क्या सालों फिर उस 85 काय को समझने में ही समय। हाँ जी, शीतकालीन वाचना में तो होना ही है, पर स्थान का पता नहीं है कहाँ शीतकालीन होगी। जहाँ होगी 85 काय होगी। हाँ, इसी स्थान की, बिल्कुल माँ इसी स्थान की बात कर रहा हूँ। 2.5 दीप छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, नियम लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसी स्थान में जहाँ आत्मा के प्रदेश है वही करूँगा। आत्मा के प्रदेश के बाहर जाऊँगा ही नहीं। और बोलो कौन सा नियम लेना है? जहाँ ग्रंथ शुरू किया है इसी ग्रंथ में यही विराम लूंगा। ग्रंथ के बाहर जाऊंगा ही नहीं, ना अभी जाता हूँ ना कभी ग्रंथ के बाहर जाऊंगा। स्यादवादी से बच के रहना पड़ता है संतोष पंडित जी। ये अनेकांत है गुरु की। और कुंद कुंद स्वामी जैसे, समंतभद्र स्वामी जैसे अनन्य अनन्य आचार्य भगवंतों की अनन्य कृपा है कि जिनके कारण से स्यादवादी अनेकांतवादी कभी भी किसी के सामने मात खा ही नहीं सकता। आपकी बात आपकी बात पंडित जी कहते हुए भी मैं अपनी बात नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं छोड़ना, यही स्यादवाद, यही अनेकांत है। तस्य भाव, ये तो भाव है ना। भावों को छोड़ दूंगा तो मैं कैसे बचूंगा? जीवी नहीं बचूंगा। इसलिए सत्व, सत का भाव ही सत्व है। और पढ़े क्या, पर समय तो हो गया है। फिर प्रेशर कुकर, रोटी बेटी शाम की याद करती है। आपको नहीं करने, उनकी माताओं की सोच लो। आपको तो एक टाइम खा लो होगा, उन्हें बनाने भी है और खिलाने भी है। इसलिए कल कितनी 19 है ना, आप बता नहीं पता परसों नरसों क्या होता है, कितना समय बचता है। कल जितना होगा उतना ही हो पाएगा, पुनः जब जैसा समय मिलेगा, क्योंकि आगे का कोई ठिकाना है नहीं है। क्योंकि 20-21 को कुछ और भी कार्यक्रम हैं, फिर 22-23 को पता नहीं है कि भी नहीं है, और आगे का तो और ही कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा था 8 नंबर की गाथा होनी चाहिए थी। एक वाक्य में इतना रहस्य है, एक टीका के वाक्य में चंद्रेश जी इतना आनंद आया। माँ अच्छा नहीं लगा ना? क्या लगा? खटाई अच्छी लगी कि मिठाई अच्छी लगी? घर की खटाई मिठाई नहीं, तत्वों की अच्छाई समझनी है। एक वाक्य में इतना आनंद है पंडित जी, फिर गाथाओं में और आने वाली, वास्तव में हमें भी बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करूं, समय की बलिहारी ऐसी है कि इसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा अच्छा माँ कह रही आपका 1 ही घंटा हमें समझाते कार्यकारी होता है। हमारा तो है ही, पर विश्वास मानना, जो जिनवाणी का पान करने में आनंद आता है वह साक्षात अमृत का पान करने में भी आनंद नहीं आएगा जितना आनंद जिनवाणी का पान करने में आता है। प्रत्येक समय का आनंद भिन्न है पंडित जी, सामायिक का आनंद भिन्न है। सामायिक में तो आनंद लूटते ही है, पर वो मात्र स्वार्थ आनंद है। पर सामने वाला, माँ प्रश्न पूछूं, समय तो हो गया है। जब आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, अभी दिवाली हुई, बहुत सारे पदार्थ बनाए, आपने खाया, आपका तो पेट भर गया, पर अपना पेट भरने पर उतना आनंद नहीं आता जितना सामने वाले का चेहरा देख कर आना। हाँ अच्छा लगा ना बेटा, और ले ले और ले ले। उसको खिलाने में जो आनंद आता है, उसके आनंद से जो आनंद आता है, वह आनंद और ही विरला होता है। तत्व के परोसने पर चंद्रेश जी यही आनंद आता है। वह भी समय था,
वह भी समय था। यही 85 का की कक्षा होती थी माँ इंदौर में, तब मात्र ऐसा बैठा रहता था, एक अक्षर भी समझ में सतीश भाई नहीं आता था, पर वहाँ की गुरु की असीम अनुकंपा और सरस्वती माँ की अनुकंपा है कि उनकी बदौलत आज जो कभी कुछ साल पहले 10-15 साल पहले पढ़ा था, आज आपको समझाने में आनंद लूट। कुछ भी नहीं समझ में आता था, लिख भी लेता था तो सब इंग्लिश में लिखता था, हिंदी आती ही नहीं थी, पढ़े लिखे कोई थोड़े हमारे आपके जैसे, पर फिर भी लिख लिख के गुरु की कृपा से और आशीष से सब कुछ मिला है। करेंगे पुनः समय पर समय की व्याख्या। मुझे लगता ही नहीं चंद्रेश जी बंद कर दो ग्रंथ। परसों नरसों कोई कह रहा महाराज जी थोड़ा कम बोला करो, कब से बोलते रहते हो। परसों देखना वे प्यारे महाराज बोलते बोलते लौट के आए। मैंने कहा भाई जिनवाणी पढ़ने से कोई बीमार नहीं होता, जिनवाणी सुनने पढ़ने से और स्वास्थ्य ठीक होता है। इसलिए जितना कहो ऐसा लगता है और कहो। हम तो सोचते हैं 24 की जगह 26 घंटे होते ना दिन में, तो अगर रात में बोलने का और छूट मिल जाती तो शाम को भी और स्वाध्याय होता, पर क्या करें, यह आगम की व्यवस्था ही ऐसी है, समय की व्यवस्था ऐसी है। इसलिए समय पर कल अगर जल्दी आओगे तो कम से कम संवत का अपने अमृतचंद स्वामी की टीका तो पूरा करने का प्रयास करें। कल आओगे जल्दी 2:30 बजे से अपन कम से कम 4:30 बजे तक 2 घंटे, परसों का कोई भरोसा नहीं और उसके आगे का भी क्या हर्षोल्लास में तत्वों का निर्णय नहीं होता। जब आगे के कार्यक्रम में हम व्यस्त हो जाएंगे तो तत्वों का निर्णय नहीं होगा। जितने जल्दी हो सके 2:30 बजे आओगे तो प्रयास करेंगे कल कम से कम 2-2.5 घंटे में इस समय व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। 4-6 लोग तो आ जाओगे चंद्रे जी, प्रयास कर लो, फिर तो घर में पढ़ना ही है, सोना ही है, फिर पता नहीं क्या क्या है। कल प्रयास अगर करोगे 2:30 बजे आओगे, 4 भी लोग आएंगे तो मैं कक्षा शुरू कर दूंगा, क्योंकि समय व्याख्या को हमें पूर्ण करना है। बाकी फिर समय मिला तो आगे की देखेंगे, पर गहन गहन रहस्यों से जो समय व्याख्या लिखी है उसे कल समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।